गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट की थी और यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था अपने पास द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक संवेग और कोणीय संवेग कंजर्वेशन। तो यहाँ पे अपने पास चैप्टर का नाम था द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इसका कंजर्वेशन क्या होता है। तो इसके कुछ वर्ड देखे थे, जिसमें इस पर हमने पीछे वाली क्लास में, जो इससे पहले वाली क्लास थी, उसमें ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कैसे वेरी करता है। टू बॉडी सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास क्या आता है, 3 पार्टिकल के लिए क्या आता है, n पार्टिकल के लिए क्या आता है। तो वहाँ पे अपन ने 3 वेक्टर की बात की थी। एक तो RCM किया था, जो कैपिटल RCM था, जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था। दूसरा लिया था अपन ने RI, जो आई वे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। और एक लिया था अपन ने RCI, यानी आई वे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन ली थी, वो ली थी अपन ने RCI। तो अपन आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो कल अपन ने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आज अपन देखने वाले हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे आता है, वो कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे आता है, तो उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि यदि अपन बात करते हैं इस टॉपिक की कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश घटक के रूप में लिखना है। क्या लिखना है मुझे? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश घटक के रूप में लिखना है। सेंटर ऑफ मास एज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ, माना कि एक द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM, YCM और ZCM है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि RCM के कोई कोऑर्डिनेट है, वो क्या है अपने पास XCM, फिर है अपने पास YCM और फिर है अपने पास ZCM। ये इसके कोऑर्डिनेट है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि तो यदि ये इसके कोऑर्डिनेट है तो क्या मैं इसको वेक्टर की टर्म में लिख सकता हूँ? तो मुझे पता है कि RCM होता है वो निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसके सेंटर पॉइंट यानी O पॉइंट होता है, वहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है जो क्या होती है, R वेक्टर होती है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो RCM होगा वो क्या होगा अपने पास, RCM इज इक्वल टू XCM I कैप प्लस का हो जाएगा YCM J कैप प्लस का हो जाएगा ZCM और क्या हो जाएगा K कैप। लिख सकता हूँ बिल्कुल मैं इसको कि RCM था, इस RCM को मैंने क्या लिख दिया, कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। यानी क्या लिख दिया मैंने, ये लिखा अपन ने XCMI, YCMI, ZCM K। अब अपन ने देखा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम कण का स्थिति सदिश, प्रथम कण का यानी फर्स्ट पार्टिकल का, यदि कोई सिस्टम है जो n पार्टिकल से कंसिस्ट हो रखा है, यानी n कोई बॉडी है या कोई निकाय है जो n बॉडी से मिलकर बना है या n पार्टिकल से मिलकर बना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रथम कण के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, X1, Y1, Z1। यानी R1 वेक्टर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है X1, Y1, Z1। अब ये R1 वेक्टर कौन सा होगा, तो अपन ने जो डायग्राम लिया था, यहाँ पे ये कोई बॉडी ली थी। अब मैंने कह दिया कि ये M1 पार्टिकल है, ये M2 पार्टिकल है, ये Mn पार्टिकल है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगी, RCM होगी। क्या होगी, RCM। ऐसे यदि फर्स्ट पार्टिकल के इस पोजीशन की बात करें तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये Rn होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये इसके पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रथम कण का स्थिति सदिश। यदि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है फर्स्ट पार्टिकल की, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, X1, Y1 और Z1। ऐसे यदि सेकंड पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट है X2, Y2, Z2 और n पार्टिकल है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है Xn, Yn और Zn। तो यहाँ पे लिख रखा है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास बी XCM, YCM और ZCM। तो जो RCM के कोऑर्डिनेट थे वो XCM, YCM और ZCM थे। यानी जो ये RCM ये वाला था, ये वाला जो लाइन है, जो अपने पास ये वाली लाइन है जिसको मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन के कोऑर्डिनेट है RCM। ऐसे यदि फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लेता हूँ तो ये वाला जो सेकंड लाइन है वो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का O पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, अपना पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, RCM इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यदि मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या होती है, RI। फर्स्ट पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, R1। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो R1 होगा वो R1 क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास XI प्लस का क्या हो जाएगा YJ और प्लस का क्या हो जाएगा ZK। फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो तीनों की जगह क्या आ जाएगा अपने पास 1, 1, 1।
ऐसे यदि मैं R2 की बात करूँ सेकेंड पार्टिकल के लिए, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास x2i, क्या हो जाएगा x2i y2j प्लस का क्या हो जाएगा z2k। क्लियर? तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। ऐसे यदि मैं Rn की बात करूँ तो Rn वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा xn i कैप प्लस का yn j कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास zn k कैप। तो ये इसके सारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। RCM की वैल्यू ये हो जाएगी, R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा और Rn ये हो जाएगा। अब अपन बात करें इसका घटक के फॉर्म में निकालने की, तो मुझे पता है कि मैंने कल एक फॉर्मूला निकाला था, कौन सा RCM। ये फॉर्मूला था अपने पास क्या XCM। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकाला था वो अपन ने क्या निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था अपन ने ये वाला RCM इज इक्वल टू, यदि मैं n पार्टिकल की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 R1 प्लस का हो जाएगा m2 R2 डैश 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 क्या लिया था अपन ने mn और Rn ये लिया था, और अपन में जो लिया था वो क्या लिया था, इन सब का सम लिया था। तो m1 प्लस का m2 प्लस का डैश 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 क्या लिया था अपन ने mn। तो इसको मैंने ऐसे लिखा था कि नीचे था वो क्या था अपने पास कैपिटल M था। तो इस जब भी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 R1 प्लस का m2 R2 प्लस का हो जाएगा डैश 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 और साथ में क्या हो जाएगा mn और Rn, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इन सब का समेशन करता हूँ तो समेशन करने पर जो अपने पास ये बॉडी होती है, क्या होता है समेशन करने पर ये बॉडी होती है, इसका मास क्या था कैपिटल M था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन सब का समेशन हटा के मैं क्या लिख दूँ कैपिटल M। कंप्लीट बॉडी का क्या आ जाएगा मास। अब मुझे क्या करना है, देखो अपने पास R1 की वैल्यू भी है, क्या क्या है अपने पास R1 की वैल्यू भी है, R2 की वैल्यू भी है और Rn की वैल्यू भी है, और यहाँ पे RCM की वैल्यू भी है। तो जो जो वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग देखो RCM तो ये हो जाएगा, R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा और Rn ये हो जाएगा। तो इन सब की जगह क्या रख दो आप वैल्यू रख दो। तो इन सब की जगह यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास XCM, क्या आ जाएगा अपने पास XCM i कैप। तो देखो अपने पास आई जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, यदि मैं RCM की जगह बात करता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास XCM i कैप प्लस का YCM ये हो जाएगा अपने पास क्या J कैप प्लस का हो जाएगा ZCM और साथ में क्या हो जाएगा K कैप। क्लियर? RCM की जगह तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि M1 है तो M1 की जगह क्या रखना है अपन को R1, तो R1 क्या हो जाएगा X1 i कैप प्लस का Y1 J कैप प्लस का क्या हो जाएगा Z1 K कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। फिर अपने पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा M2, तो ये हो जाएगा अपने पास वैल्यू क्या X2 i कैप प्लस का हो जाएगा Y2 J कैप प्लस का हो जाएगा Z2 K कैप, ये वाली टर्म हो जाएगी। प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास डैश 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 और साथ में क्या है Mn है, तो Rn की वैल्यू हो जाएगी अपने पास XN i कैप प्लस का YN J कैप प्लस का क्या हो जाएगा ZN K कैप हो जाएगा। क्लियर? ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे बताया कि इस टर्म को ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अपन को घटक की फॉर्म में निकालना है, यानी XCM किसके इक्वल होगा, YCM किसके इक्वल होगा और ZCM किसके इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी XCM i कैप YCM J कैप प्लस का हो जाएगा ZCM और K कैप। ठीक है, ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे, इसमें मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास M1 X1 i कैप हो जाएगा प्लस का हो जाएगा M1 Y1 J कैप हो जाएगा प्लस का हो जाएगा अपने पास M1 Z1 साथ में क्या हो जाएगा K कैप। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास M2 X2 i कैप प्लस का M2 Y2 J कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास M3 Z3 और साथ में क्या हो जाएगा K कैप। ऐसे अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये 2 है M3 नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो M2 X2, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास M2 Z2 और साथ में क्या हो जाएगा K कैप। ऐसे अपने पास 3 वाली डैश 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 आ जाएगा और 3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी MN साथ में क्या हो जाएगा XN प्लस का हो जाएगा MN YN J कैप, यहाँ पे हो जाएगा I कैप और प्लस का हो जाएगा MN ZN और साथ में क्या हो जाएगा K कैप, ये वाली वैल्यू हो जाएगी।
अब देखो यहाँ पे आई वाले कंपोनेंट कौन से, आई वाले कंपोनेंट को मैं क्या करूँ, सेपरेट कर दूँ। तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट ये है, आई वाला कंपोनेंट ये है और आई वाला कंपोनेंट ये है। और अपॉन में जो इसके 1/m चल ही रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये 1/m क्या है अपने पास चल ही रहा है साथ में, ठीक है। क्या चल रहा है अपने पास, 1/m यहाँ पे चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/m। तो इसको यदि मैं सेपरेट करता हूँ तो देखो सेपरेट करने पर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/m, तो ऐसे का ऐसे, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी m1x1, तो ये हो जाएगा अपने पास m1x1। सेकेंड टर्म हो जाएगी अपने पास m2x2 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा अपने पास mn और xn, और साथ में क्या हो जाएगा आई कैप। फर्स्ट टर्म सारों की ले ली। ऐसे ही यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास m2 क्या हो जाएगा अपने पास फर्स्ट वाली टर्म है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1x1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेकंड टर्म की बात करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी ये वाली j वाली कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट और j वाला कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m1y1 प्लस का हो जाएगा m2y2 प्लस डैश डैश डैश, साथ में क्या हो जाएगा mny और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास इसका ब्रैकेट करके j के, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही जो थर्ड टर्म होगी वो हो जाएगी अपने पास क्या, थर्ड वाली k वाली और k वाली, तो k वाले को सेपरेट करना, तो ये हो जाएगी m1z1 प्लस का हो जाएगा m2z2 प्लस डैश डैश डैश, साथ में क्या हो जाएगा mn और साथ में क्या हो जाएगा k कैप, क्या हो जाएगा k कैप। तो देखो यहाँ पे सारी टर्म क्या हो गई, सेपरेट हो गई। मैंने i वाले को सेपरेट कर दिया, y वाले को सेपरेट कर दिया और k वाले को सेपरेट कर दिया। यदि ये तीनों ही सेपरेट हो गए, अब मैं इन दोनों साइड से, इधर अपने पास जो टर्म थी वो क्या थी xcm i कैप प्लस का ycm j कैप प्लस का क्या था zcm और साथ में क्या था k कैप। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो देखो xcm है वो किसके इक्वल होगा, इस वाली टर्म के इक्वल होगा। ऐसे ही अपने पास ycm है, ycm किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और जो zcm है वो इसके इक्वल होगा। यानी दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो i वाला i के साथ कंपेयर होगा, j वाला j के साथ कंपेयर होगा और k वाला k के साथ कंपेयर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि बोथ साइड कंपेयर ऑफ बोथ साइड, कंपेयर ऑफ बोथ साइड करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा xcm, तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास m1, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2, साथ में क्या हो जाएगा x2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3, साथ में हो जाएगा x3 और आगे डैश डैश करके क्या हो जाएगा अपने पास mn और साथ में क्या हो जाएगा xn, क्या हो जाएगा xn। और अपॉन में जो 1/m में कैपिटल M चल ही रहा था वो ऐसे का ऐसे एजिटेट चलेगा। ऐसे यदि मैं YCM की बात करूँ तो YCM क्या हो जाएगा अपने पास m1y1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2y2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3y3 और डैश 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 क्या हो जाएगा अपने पास mn और साथ में क्या हो जाएगा xn। क्लियर। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास कैपिटल M। ऐसे अपने पास यदि मैं ZCM की बात करूं तो Z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 z1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 z2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3 z3 और डैश 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 क्या हो जाएगा अपने पास mn और साथ में क्या हो जाएगा zn और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास कैपिटल M। ये वाली टर्म हो जाएगी। यानी ये XCM हो गया, ये YCM हो गया और ये ZCM हो गया। तो यहाँ से क्या निकला कि अपने पास जब दोनों साइड को कंपेयर किया तो XCM की वैल्यू किसके इक्वल होती है, YCM किसके इक्वल होता है, ZCM किसके इक्वल होता है, ये तीनों वैल्यू निकाली है। अब यदि ये तीनों वैल्यू आ गई तो मैं लिख सकता हूँ, देखो XCM RCM था वो 3 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ था, XCM YCM और ZCM। तो XCM होगा वो क्या होगा, m1 यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का मास है, m2 सेकेंड पार्टिकल का मास है, m3 थर्ड पार्टिकल का मास है और mn nवे पार्टिकल का मास है। यहाँ पर जो x1 है तो x1 क्या होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट पार्टिकल की x1 है, x2 है, x3 है और xn है। तो इस तरीके से अपने पास कोऑर्डिनेट थे, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पे डिफाइन हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो XCM की वैल्यू होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि XCM है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो इसको यदि समेसन की फॉर्म में लिखूँ मैं, XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन
एम आई एक्स आई अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम होगा, जिसको मैं समेसन की फॉर्म में लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक। ऐसे ही अपने पास यदि मैं वाई सी एम की बात करूँ तो वाई सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन एम आई वाई आई और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कैपिटल एम और आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक। ऐसे यदि मैं जेड सी एम की बात करूँ तो जेड सी एम भी किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन एम आई, समेसन क्या हो जाएगा एम आई जेड आई और अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल एम। यानी ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इस तीनों टर्म को मैं समेसन की टर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया अपने पास समेसन। अब मुझे पता है कि ये समेसन यानी ये वाली टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी, एम आई वाई आई वाली टर्म यानी ये वाली टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी और एम आई जेड आई वाली टर्म यानी ये वाली टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि n पार्टिकल है और n पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है और वहाँ से मुझे कोई एक्स सी एम की वैल्यू निकालनी हो, वाई सी एम की वैल्यू निकालनी हो या जेड सी एम की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या हो गया एक्स सी एम वाई सी एम और क्या हो गया अपने पास जेड सी एम। अब अपन को क्या करना है, अपन ये मानते हैं, अभी तक तो ये मान रहे थे कि कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, उसमें जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है अपने पास कंटिन्यूस ना होकर क्या होता है डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी फर्स्ट पार्टिकल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और सबके मास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब मैंने कह दिया कि द्रव्यमान का जो वितरण है, क्या कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कि एक सिस्टम था, देखो इसमें एक डिफरेंस आता है। यदि मैंने कह दिया कि कोई एक सिस्टम था, ये सिस्टम था या कोई निकाय था, इस सिस्टम में एक फर्स्ट पार्टिकल है, सेकेंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है और n पार्टिकल है। तो इन सब का मास क्या होगा, इसका मास m1 होगा, इसका मास m2 होगा, इसका मास m3 होगा, इसका मास mn होगा, इस टाइप से होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मास होता है तो ये जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट फॉर्म में कहलाता है। पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू है इस मास की, इस मास की, इस मास की, इन सारों की क्या होगी, वैल्यू होगी। यदि मैं कहता हूँ कि एक रॉड है, क्या बनी हुई है, एक रॉड है और इसका द्रव्यमान है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक समान रूप से है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो द्रव्यमान वितरण है, जो द्रव्यमान वितरण है वो सतत रूप से है। सतत रूप का मतलब क्या है, द्रव्यमान का वितरण सतत रूप से, सतत रूप से का मतलब है कंटिन्यूस है। यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि मैं इसमें ऐसे नहीं बोल सकता कि यहाँ का मास ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कम है, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। इसका मतलब है कि कोई रॉड है और ये रॉड बनी हुई है किससे, यदि मैं रॉड की बात करता हूँ तो ये वाली रॉड बना देता हूँ यहाँ पे, ये कह दिया कि मैंने क्या है, कोई अपने पास रॉड है, या मैं कह सकता हूँ कि कोई स्फीयर है, स्फीयर भी मैं मान सकता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं स्फीयर भी मान सकता हूँ, मान लिया कि ये स्फीयर है। अब इसमें जो मास है वो मास पूरा का पूरा क्या हुआ अपने पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी क्या कह सकता हूँ कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है अपने पास, कंटिन्यूस है। यानी ये वाला जो था वो तो क्या था अपने पास, डिस्क्रीट था और ये वाला है कंटिन्यूस है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें मास हर पॉइंट पर अलग अलग नहीं है, इसका जो मास है वो हर जगह क्या है, सेम है। अब यदि ये मास हर जगह सेम है तो मैं इसका एक्सीएम निकाल सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे तो यदि मास अलग अलग था तो मैं एक्सीएम, वाईसीएम, आरसीएम जो भी निकालना चाहूँ वो सारी टर्म निकाल सकता था। बट यदि अपने पास कोई ऐसा कंसेप्ट आ गया कि द्रव्यमान वितरण सतत है और मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस है, यानी यहाँ का मास भी सेम है, यदि कोई स्फीयर है तो यहाँ पे इस पूरे का मास क्या है, इक्वल है, तो फिर कैसे निकाले इसका एक्सीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि द्रव्यमान वितरण क्या मानते हैं अपन, सतत मानते हैं। क्या मानते हैं अपन, यदि द्रव्यमान का वितरण यदि द्रव्यमान का वितरण क्या हो, सतत हो, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो एक्सीएम की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/m। जो समेसन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने पास, इंटीग्रल में, और जो xi था वो xi ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dm, क्या हो जाएगा अपने पास, dm। ऐसे यदि मैं ycm की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज 1/m, यहाँ पे हो जाएगा yi और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास dm। ऐसे यदि मैं zcm की बात करूँ तो ये हो जाएगा zcm इज इक्वल टू 1/m, तो ये हो जाएगा 1/m
साथ में हो जाएगा क्या ZI और साथ में क्या हो जाएगा DL। तो ये वाले तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे कब, जब द्रव्यमान वितरण क्या हो आपका सतत हो। क्या हो जाएगा अपने पास, द्रव्यमान वितरण क्या हो सतत हो। तो द्रव्यमान वितरण जब भी सतत होता है तो अपने पास फॉर्मूला ये निकलेगा। कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी द्रव्यमान वितरण सतत हो तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला ये एज इट इज आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि द्रव्यमान का वितरण कंटिन्यूस होता है तो इस तरीके से XCM, YCM और ZCM निकाला जा सकता है। और यदि XCM, YCM, ZCM आ गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, RCM निकाल सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि XCM हो सकता है, YCM हो सकता है, ZCM हो सकता है। तो इसके बेस पे क्या निकाला जा सकता है, अपना RCM निकाला जा सकता है। तो अभी तो अपन ने क्या निकाला, जो अपना टॉपिक था वो था द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM, और RCM को क्या करना था, कंपोनेंट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी XCM, YCM, ZCM में करना था। तो RCM के कोऑर्डिनेट ये थे, तो RCM ये होता है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, nवें पार्टिकल का मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया या पोजीशन वेक्टर लिख दिया। और जो मैंने कल वैल्यू निकाली थी RCM की, उसके अंदर मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। तो अपने पास क्या आ गया, XCM, YCM, ZCM और ये सारी वाली आ गई। और यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, XCM निकाल दिया, YCM निकाल दिया, ZCM निकाल दिया। और इसको यदि दोनों को कंपेयर किया तो अपने पास ये XCM की वैल्यू निकली। किस फॉर्म में, यदि द्रव्यमान वितरण क्या हो, डिस्क्रीट फॉर्म में हो। क्या हो अपने पास, द्रव्यमान वितरण क्या हो, डिस्क्रीट फॉर्म में हो। तो अपने पास जो YCM होगा, XCM होगा, वो ये हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद इजीली आप क्या निकाल सकते हो, इसका RCM निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो अपने पास, RCM निकाल सकते हो। तो ये वाली टर्म हो जाएगी और इसको मैं समेशन की फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। और इसका यदि द्रव्यमान वितरण सतत, अब मैंने बता दिया कि ये तो डिस्क्रीट द्रव्यमान वितरण है और ये द्रव्यमान वितरण कैसा है, सतत है। ये भी द्रव्यमान वितरण कैसा है, सतत है। सतत का मतलब यहाँ का द्रव्यमान और यहाँ का द्रव्यमान अलग अलग नहीं हो सकता। क्या होगा, यदि कोई ये स्फीयर है, यदि कोई ये लेंथ L लंबाई की लेंथ है, तो उसका जो भी द्रव्यमान वितरण होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यानी यहाँ पे जैसा मास यहाँ पे है वैसा ही मास यहाँ पे होना चाहिए। तो वो क्या माना जाएगा कि द्रव्यमान वितरण क्या है, सतत है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो भी XCM आएगा, YCM आएगा और ZCM आएगा, वो चीज़ ये आएगी। ये तो अपने पास क्या था, द्रव्यमान वितरण का कंसेप्ट था कि द्रव्यमान वितरण क्या होता है, XCM क्या होता है, YCM क्या होता है और ZCM क्या होता है। अब इसका कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे निकाले जा सकते हैं। तो बात करते हैं किसी न्यूमेरिकल की। देखो यहाँ पे अपने पास एक दे रखा है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये है कि अपने पास कोई पार्टिकल का मास दे रखा है। मैं न्यूमेरिकल को पढ़ता हूँ। दे रखा है कि यदि अपने पास 6 ग्राम एंड 2 ग्राम के दो मास है, क्या है अपने पास 6 ग्राम और 2 ग्राम के 2 मासेज है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि कोई M1 दे रखा है, वो दे रखा है अपन को 6 ग्राम, ठीक है। जो M2 दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को, 2 ग्राम, 6 ग्राम और 2 ग्राम। फिर अपन ने दे रखा है इसमें कि यदि ये 6 ग्राम और 2 ग्राम है और इसके जो स्थिति सदिश है R1 और R2, इसके जो स्थिति सदिश है R1 और वो क्या दे रखा है अपने पास, R1 दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास 7i माइनस 6i माइनस 7j, ये वाली वैल्यू दे रखी है। और ऐसे ही जो R2 दे रखा है, वो R2 दे रखा है अपने पास क्या, वो दे रखा है 2i प्लस 10j, 2i प्लस का 10j और साथ में हो जाएगा माइनस का 8k। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8k। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे कि तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यानी क्या निकालना है मुझे, RCM निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई पार्टिकल है, क्या है अपने पास यहाँ पे जब भी कोई पार्टिकल है, 2 पार्टिकल दे रखे हैं और उसके 2 का R1 R2 वैल्यू दे रखा है, तो इसका यदि आप डायग्राम एज्यूम कर सकते हो क्या। तो देखो इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने कोई एक्सिस बना दिया और यहाँ पे कितने पार्टिकल लेने हैं, 2 पार्टिकल, यानी ये एक M1 पार्टिकल है, ये अपने पास क्या है कोई M2 पार्टिकल है और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये मुझे आइडिया नहीं है। मुझे क्या निकालना है, RCM की पोजीशन निकालनी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि M1 पार्टिकल यहाँ है और M2 पार्टिकल यहाँ है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, R1, इसका हो जाएगा R2। यानी जो R1 दे रखा है वो ये दे रखा है और R2 दे रखा है वो ये दे रखा है। और मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, RCM निकालना है, यानी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है। तो कैसे निकाला जाए, तो इसको देखते हैं कि कैसे निकालें। तो मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि जो RCM का
टू मास के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास m1 r1 प्लस का क्या होता है m2 r2 और अपन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरे पास सारी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से मैं वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो RCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, RCM इक्वल टू आ जाएगा, इसको यहाँ तो डायग्राम बनाऊंगा, अपन लिख नहीं सकते, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ या फिर मैं यहीं पे कर लेता हूँ। जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो डायग्राम हो गया, डायग्राम की तो ज़रूरत है नहीं। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो RCM, तो मुझे पता है कि जो RCM की वैल्यू है वो RCM निकालना है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 कितना है 6, तो ये तो हो जाएगा 6। R1 की वैल्यू कितनी है 6i माइनस 7j, तो ये कितना हो जाएगा 6i माइनस का क्या हो जाएगा 7j, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास m2, तो m2 कितना है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 10j, तो ये हो जाएगा अपने पास 2i प्लस का 10j और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 8k, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ अपॉन में क्या है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कितना 8 ग्राम, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो RCM कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो देखो 36i हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 42j हो जाएगा, 36i 42j, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या 4i प्लस का हो जाएगा अपने पास 20j और फिर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 16k, ये वाली टर्म हो जाएगी। और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास टोटल 8 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस, देखो i वाला i के साथ सॉल्व होगा तो 36 प्लस 4 कितना 40i, तो ये तो क्या हो जाएगा 40i, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 42 प्लस का 20, यानी एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस का हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। और कितना आएगा 42 में से 20 जाएगा तो 22 रिजल्ट आएगा, कितना आएगा 22, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप हो जाएगा। ऐसे ही के वाले में कोई रिजल्ट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 16k और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 8। तो अपने पास जो RCM आएगा वो RCM की वैल्यू ये आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि RCM इज इक्वल टू 14 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5i कैप माइनस 22/8 कितना हो जाएगा अपने पास 22/8, यानी ये कुछ होगा 2.7 में, तो ये कितना हो जाएगा 2.75j, डेसिमल में भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 2k। तो अपने पास जो RCM की वैल्यू आ जाएगी वो RCM क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मुझे पता था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्या निकाला m1 m2 गिवन था, R1 R2 गिवन था, द्रव्यमान केंद्र की क्या निकालनी थी मुझे पोजीशन निकालनी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला इसके RCM की वैल्यू निकाली, तो RCM अपने पास ये आ गया। यानी मेरे पास जब भी कोई इस टाइप की कोई बॉडी थी जिसमें एक m1 पार्टिकल था एक m2 पार्टिकल था, इसका पोजीशन R1 थी, इसकी पोजीशन R2 थी। अब इसका जहाँ भी सेंटर मास होगा तो सेंटर ऑफ मास यदि ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आप डिनोट करते हो तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा, और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर बन गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी RCM हो जाएगी। और यदि अपने पास RCM में आ रही है तो आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी RC1 और RC2 भी निकाल सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो RCM था वो क्या था अपने पास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश था। ऐसे ही और बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। देखो इसमें दे रखा है एक न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। वो कह रहा है अपने पास कि दो पार्टिकल है जिनके मास अलग अलग दे रखे हैं, यानी एक का मास दे रखा है 10 kg, m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 kg, और m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो दे रखा अपन को 2 kg, यानी एक तो 10 kg है और एक कितना है 2 kg है। फिर उसके जो V1 V2 दे रखे हैं, तो V1 V2 क्या है, तो V1 तो दे रखा है अपने पास 2i माइनस 7j और प्लस क्या है अपने पास 3k। ये क्या दे रखा है अपने पास, कोई वैल्यू दे रखी है V1 की। ऐसे ही यदि कोई V2 दे रखा है तो V2 की वैल्यू है अपने पास कितना 10i माइनस क्या है अपने पास 35j
35J और साथ में दे रखा है अपने पास माइनस का 4K और ये वेलोसिटी है, मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है, मीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है मुझे, VCM निकालना है। तो मैंने कल इसका फॉर्मूला निकलवाया था कि द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि यदि m1 है, m2 है, v1 है, v2 है और VCM निकालना है और कितने पार्टिकल के लिए है, 2 पार्टिकल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस का हो जाएगा m2 v2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2 हो जाएगा। तो इसका VCM में फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। 2 पार्टिकल के लिए है तो 2 पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा, 3 के लिए होता तो 3 के लिए आता, 4 के लिए होता तो 4 के लिए आता। तो मैं वैल्यू रखता हूँ कि VCM इज इक्वल टू, देखो m1 तो कितना है, 10 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा अपने पास 10, तो इसको तो मैंने 10 लिख दिया। v1 की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस 7j प्लस क्या है अपने पास 3k। क्लियर। ऐसे ही अपने पास m2 का मास है, m2 मास कितना है 2 kg, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या, 10i, फिर हो जाएगा माइनस का 35j और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस का 4k और अपॉन में दोनों ऐड होके मास ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना 12। तो यदि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू की बात करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, VCM इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20i, साथ में हो जाएगा माइनस का 17j, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 30k, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 30k। तो ये तो सेकेंड टर्म सॉल्व होगी तो वो क्या आ जाएगी अपने पास, प्लस का 2 से 20 हो जाएगा 20i, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 17j, माइनस का क्या हो जाएगा 17j, तो ये माइनस और दोनों माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का 8k, माइनस का क्या हो जाएगा 8k और अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास 12। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो VCM इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 20 कितना 40i, कितना हो जाएगा 40i, माइनस 17 और माइनस 70 कितना हो जाएगा 140, क्या हो जाएगा अपने पास j, ऐसे 30 और 8, तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा प्लस का 22, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 22 और k कैप और साथ में क्या चल रहा है अपने पास 12, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी 40i माइनस का 140j और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 20k और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका VCM हो जाएगा। तो जो अपन ने कल और आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आए तो नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है, वो चाहे RCM निकालना हो, VCM निकालना हो, ACM निकालना हो, तो वहाँ से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो और वहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आज तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में कोई आईवे पार्टिकल के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने सेंटर ऑफ मास क्या होता है, RCM कैसे निकालते हैं, VCM कैसे निकालते हैं, RIO क्या होता है, RCI क्या होता है। इसके बाद अपन ने देखा कि RCM और VCM की वैल्यू 2 पार्टिकल के लिए, 3 पार्टिकल के लिए, 3 पार्टिकल के लिए कैसे निकाली जा सकती है। यदि उसको कंपोनेंट की फॉर्म में डिवाइड किया जाए, XCM, YCM और ZCM कैसे निकाला जा सकता है। यदि द्रव्यमान का वितरण सतत रूप से होता है तो उसका XCM, YCM और ZCM कैसे लिखा जा सकता है। तो आज तो बात की अपन ने इसकी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी की, जो कोई आईवा पार्टिकल होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।